ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक इन ऑल इन वन। सो आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो कंजेंटल हार्ट डिजीज़ है और पीड्स के अंदर इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो पहले हम इसके बारे में कुछ चीज़ें जनरली देखते हैं कंजेंटल हार्ट डिजीज़ के बारे में, और फिर हम मेन डिजीज़ पढ़ेंगे जो कि सबकी पसंदीदा है। इवन हमारे एग्जामिनर्स के सबसे ज़्यादा पसंदीदा टॉपिक है, दैट इज़ टॉफ। तो कंजेंटल हार्ट डिजीज़ यानी कि ऐसा कौन सा टाइम पीरियड है जिसके अंदर हमारे पास कोई भी इंसल्ट, कोई भी डैमेजिंग चीज़ आई जिसने बच्चे के अंदर ये एनॉमलीज कॉज की। तो वो होता है हमारे पास 8 वीक्स ऑफ जेस्टेशंस, जो स्टार्टिंग के 8 वीक्स हैं, क्योंकि हार्ट की डेवलपमेंट उस टाइम पीरियड हो रही होती है। इसके अलावा हमें ये देखना है कि ऐसी क्या क्या कॉजेज़ हो सकती हैं जिसकी वजह से हार्ट डिजीज़ हो रही है इस तरह की। तो या ये हो सकता है कि मदर ने कुछ इस किस्म की मेडिकेशंस ली हैं जिसकी वजह से हार्ट डिजीज़ हुई है। जैसे कि फॉर एग्जांपल फॉलिक एसिड एंटागोनिस्ट हैं, या आपके पास एंटी एपिलेप्टिक डिजीज़ेस ड्रग्स होते हैं, या एस्ट्रोजन वगैरह। अब अगर फॉर एग्जांपल अगर हम याद करें, जैसे कि हम याद करें तो ये फेनिटोइन थे, ये हमारे पास क्या करता है, क्लेफ्ट पैलेट कॉज करता है, राइट। इसी तरह हम याद करें तो वालप्रोइक एसिड या वालप्रोएट है, ये हमारे पास कॉज करता है स्पाइनल एनॉमलीज। आपको मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे देखें ये बताया गया था इसीलिए क्योंकि ये टेराटोजेनिक होता है, राइट। एक बेस्ट टेबल मिला है कि थैलिडोमाइड है, वो हमारे पास मल्टीपल डिफेक्ट कॉज करवा रहा है, राइट। एंटी न्यूप्लास्टिक या एंटी कैंसर ड्रग्स होते हैं, वो हमारे पास फीटल डेथ तक कॉज करा सकते हैं। लेकिन हम बेसिकली कार्डियक डिफेक्ट से हमारा आज का टॉपिक रिलेटेड है, तो एंड्रोजन्स हो गए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देख लें फेनिटोइन है, इसके अलावा एंटीफोलेट्स होते हैं, वो हमारे पास डैमेज कॉज करते हैं। चलें जी, ये तो हमने ड्रग्स देख ली, ठीक है, मेडिकेशन देख ली। इसके अलावा क्या चीज़ हमारे पास कंजेंटल हार्ट डिजीज़ कॉज करा सकती है, वो होती हैं मैटरनल इन्फेक्शंस। किस तरह की मैटरनल इन्फेक्शन, जैसे कि अगर हम याद करें तो रुबेला। रुबेला का एक बहुत फेमस ट्राइड है, वो देखते हैं। चलिए देखें, जैसे रुबेला सिंड्रोम है, इस ये क्या क्या कॉज करते हैं बच्चे के अंदर, माइक्रोसेफाली, पेटेंटेक्टस, आर्टीरियोसिस एंड कैटरैक्ट। तो उससे हमें याद आ जाएगा कि रुबेला सिंड्रोम कंजेंटल हार्ट डिजीज कॉज करता है, राइट। रुबेला के अलावा हमारे पास कहता है साइटोमेगालो वायरस, इसके अलावा दूसरे वायरसेस भी कॉज करते हैं। अच्छा, एक और बहुत बड़ी वजह होती है, वो होती है आपकी मदर की डायबिटीज़ मेलाइटिस, राइट। ये तो हमने देख लिए मोटी मोटी रीजंस, ठीक है। अब हम आपको ये भी बताएंगे कि जो आपके पास कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ होती है, ये डिफरेंट सिंड्रोम का पार्ट भी हो सकता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल टर्नर सिंड्रोम होता है, मार्फर सिंड्रोम होता है, डाउन सिंड्रोम होता है। अच्छा, अब हम कोशिश करते हैं थोड़ा आगे बढ़ें, क्योंकि ये टॉपिक बहुत लंबा है और उसमें भी देर लगनी है। सिर्फ एक बात जो याद रखने वाली है, एक परसेंटेज याद रखनी है हमने, कि 30% जो बच्चे होते हैं उनके अंदर इसके इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। ये परवेज़ अकबर बुक है, हम इसको कंसल्ट करेंगे, इट्स अ वेरी गुड बुक, ठीक है। मेरे सीनियर्स और मेरे टीचर्स सब ने ये रिकमेंड किया। अच्छा जी, अब हमने मेन ये चीज़ देख ली, अब हम कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ की क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। चलो जी, इतनी रिसर्च के बाद मुझे फाइनली अपनी मर्ज़ी की क्लासिफिकेशन मिल ही गई। अच्छा, कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ में मेन हमारे पास दो क्लासिफिकेशन आती हैं, एक आती है कंजेनिटल साइनोटिक हार्ट डिजीज़ और एक होती है एसाइनोटिक। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। अच्छा जी, साइनोटिक क्या होता है, मेन आप इसको 2 मिनट छोड़ के एक चीज़ समझें। साइनोसिस ये है कि आपके पास जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा था, ठीक है, उसने सारे ऑर्गन्स को जाके ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी थी, अब उसके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और मिल गया, ठीक है। तो क्या होगा, जो टोटल सैचुरेशन होगी हमारे पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये सायानोसिस होगी। अच्छा, अब दो तरह की सायानोटिक हार्ट डिजीज प्रेजेंट करती है, एक तो ये या आपका पल्मोनरी फ्लो कम है या आपको पल्मोनरी फ्लो ज़्यादा है, ठीक है। हम इसको दो मेन कैटेगरी में करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको लेट मी शो यू विद अ फिगर। ओके जी, अब साइनोटिक हार्ट डिजीज़ समझाने के लिए मैं ये बताती हूँ, ये फिगर हम देख रहे हैं, इसमें आप ये देखें कि ये ब्लू जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिला ऑक्सीजनेटेड के साथ, और ये पिंकिश हो गया, ठीक है। तो अब ये पिंकिश ब्लड जो है ये हमारे पास साइनोसिस कॉज कराएगा, ठीक है। ये एग्जांपल में टीजे है,
इसको भी हम देखते हैं। फिर एक और बहुत मज़े की मुझे एक डायग्राम मिली जिसमें साइनोटिक हार्ट डिफेक्ट्स की सारी जो डिजीजेज है वो टी से स्टार्ट हो रही है, हम देख सकते हैं। जैसे ट्रंकस आर्टीरियोसिस हो गया, ट्रांस टीजीए हो गया, ट्राइकस्पिड एट्रीजिया हो गया, टेट्रालॉजी ऑफ फॉलेट। अच्छा, बेसिकली हम लोगों ने चीज़ इसमें समझनी क्या है, टोटल एनामलस पल्मोनरी वीनस रिटर्न। अच्छा, हमारे पास इसमें देखें तो हमारे पास राइट साइड ऑफ हार्ट से अगर ब्लड मिक्स हो रहा है लेफ्ट साइड में, या डीऑक्सीजनेटेड से जा रहा है ऑक्सीजनेटेड के अंदर, तो जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ट्राइकस्पिड एट्रीजिया देखते हैं। यहाँ पे देखें ट्राइकस्पिड बंद हुआ हुआ है, ठीक है, यानी कि इसकी नैरोइंग हो जाएगी या वॉल्व सही से ओपन नहीं हो पाएंगे, और साथ हमारे पास वीएसटी भी है, राइट। अब क्या हुआ, यहाँ पे ये बंद है, यहाँ पे हमारे पास जो ब्लड है वो मिक्स हो गया है ऑक्सीजनेटेड के साथ, और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पास एओर्टिक ट्रंक में जा रहा है, राइट। याद रखने वाली बात यह है कि ट्राइकस्पिड का एट्रीजिया हो या पल्मोनरी का एट्रीजिया हो, इसकी वजह से ये वाला ब्लड यहाँ पे क्योंकि प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा ना, तो वो मिक्स हो जाएगा लेफ्ट वाले के साथ। तो इसमें हमारे पास फिर साइनोटिक हार्ट डिजीज़ है, यानी कि क्योंकि साइनोसिस कॉज कराएगा, ब्लड की मिक्सिंग है, पिंक ब्लड हमारे पास जाएगा बॉडी के अंदर। अच्छा, इसी फिगर में मैं एक चीज़ डिस्कस कर लेती हूँ कि अगर आपके पास सेप्टल डिफेक्ट मौजूद है, ठीक है, लेकिन उसके साथ ये जो पल्मोनरी वॉल्व है इसका स्टेनोसिस भी हुआ है, तो होगा क्या, यहाँ पे दरवाज़ा बंद है, यहाँ पे ब्लड इकट्ठा होगा तो उसका प्रेशर ज़्यादा होगा, तो उसकी शंटिंग जो है वो सेप्टल डिफेक्ट्स की प्रेजेंस में लेफ्ट तरफ हो जाएगी। तो ये भी हमारे पास कॉज कराता है साइनोटिक हार्ट डिजीज़। चलें जी, अब हम देखने लगे हैं ए साइनोटिक। ए साइनोटिक में सबसे पहले आपने एक चीज़ अंडरस्टैंड करनी है, आपके पास शंटिंग होगी। पहले आप चीज़ समझिए कि ए साइनोसिस क्या चीज़ है, यानी कि हमारे पास जो ज़्यादा पोर्शन क्या था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, उसके अंदर जी थोड़ा सा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आके मिल गया। तो अब वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसने तो वैसे ही लंग्स में जाना था, तो बॉडी पे अगर वो कहीं जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन है ही नहीं कि हमें उसकी पता चले कि जी ओहो कैन इट कॉज साइनोसिस, ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ही नहीं है बॉडी की तरफ, उसकी है लंग की तरफ, उसने वहाँ पे जाना, उसने वहाँ पे उसकी ऑक्सीजनेशन हो जानी है, तो इसका ताल्लुक नहीं है साइनोसिस के साथ, ठीक है, इसलिए इसमें साइनोसिस होता नहीं है। अब आप अंडरस्टैंड करें इसमें क्या होगा कि लेफ्ट से राइट की तरफ आएगा, या आउटसाइड ऑफ हार्ट ऐसी एनामली है जैसे पीडीए के आपके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाके डीऑक्सीजनेटेड के अंदर मिक्स हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास वेंट्रल सेप्टल डिफेक्ट है, अब लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर ज़्यादा होता है, राइट वेंट्रिकल का कम होता है, तो क्या होगा कि यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड थोड़ा सा यहाँ पे आके डीऑक्सीजनेटेड के साथ मिक्स होगा और वहाँ से लंग्स में चला जाएगा, राइट। इसकी एग्जांपल ए साइनोटिक हार्ट डिजीज़ की एग्जांपल्स में हमारे पास क्या कहता है, चाहे वो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हो, राइट, चाहे वो एट्रिया का हो, क्योंकि सही बात है लेफ्ट एट्रिया का प्रेशर ज़्यादा होगा वो राइट एट्रिया में आ जाएगा, राइट। इसके अलावा पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस हो, लेट मी शो यू द पिक्चर। चलें जी, ये जी पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस के हम ट्रंक ये एओर्टा की आर्च में देख रहे हैं और पल्मोनरी आर्टरी के साथ हम देख रहे हैं कि इनका एक कनेक्शन है। क्या हो रहा है कि जी एओर्टा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाते जाते थोड़ा सा पल्मोनरी ट्रंक के अंदर चला जाता है, ठीक है, और वहाँ से फिर वो लंग्स में चला जाता है। इसी तरह हमारे पास या पल्मोनरी स्टेनोसिस हो या एओर्टिक स्टेनोसिस हो, या इसके अलावा हम क्या कह सकते हैं कि अगर क्वार्टेक्शन ऑफ एओर्टा है, लेट मी शो यू। अच्छा, जैसे क्वार्टेशन हुई है एओर्टा की, उसकी नैरोइंग हो गई है, तो हमारे पास क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, राइट। तो अगर इसके साथ अगर बच्चे में कोई सेप्टल डिफेक्ट होगा या पीडीए होगा तो फिर क्या होगा, क्वार्टेशन की वजह से क्या होगा, हमारे पास एओर्टा के अंदर प्रेशर ज़्यादा होगा और वो लेसर प्रेशर की तरफ ब्लड मूव करने की कोशिश करेगा। ये बेसिक बेसिक हमने देख लिया साइनोटिक और ए साइनोटिक हार्ट डिजीजेस को। चले जी, अब हम अपना मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ द टॉफ और द टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट। टेट्रालॉजी इसलिए कहते हैं, इसके अंदर 4 हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट जो है टॉफ, ये मोस्ट कॉमन साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ है, ये बारे में आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। फिर ये एक ऐसी कंडीशन है जो लाइफ इसके साथ गुजारी जा सकती है, ठीक है, और ये 10 to 15% होता है बच्चों के अंदर।
चलें, जब इसके 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट समझते हैं और उनकी थोड़ी सी सीक्वेंस भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो क्या होता है कि आपको जो पल्मनरी वॉल्व होता है, जो पल्मनरी एरिया होता है, इसका इन्फंडिब्यूलम होता है, इसकी होती है नैरोइंग या स्टेनोसिस, राइट। अब क्या हुआ, इसको हम समझते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब मैं ब्लैक से बनाने लगी हूँ हमारे हार्ट का राइट पोर्शन। इस ऊपर वाले पोर्शन को हम कर देते हैं राइट एट्रियम, ठीक है, और ये हो गया वेंट्रिकल। और ब्लू साइड से कर देते हैं आपका लेफ्ट पोर्शन, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रियम। अच्छा, यहाँ से हम कहते हैं ग्रीन में, मैं यहाँ से आपका जो पल्मनरी पोर्शन है इसको निकालती हूँ। अच्छा, अब पहले इस चीज़ को समझें कि आपके ब्लड ने क्या करना था, राइट एट्रियम से आया, उसने वेंट्रिकल में जाना था और यहाँ से उसका सीधा सीधा रास्ता था पल्मनरी में, राइट। अब हुआ यूँ कि आपका दरवाज़ा बंद है। अब ये दोनों चीज़ें आपने समझनी है कि एग्जैक्ट आपके वाल्व की स्टेनोसिस भी हो सकती है, या वाल्व से जो थोड़ा सा पोर्शन पीछे होता है जिसे हम इन्फंडिब्यूलम कहते हैं, वो भी नैरो हो सकता है। लेट मी शो यू। जैसे ही समझिए पल्मनरी ट्रंक जहाँ पे स्टार्ट होना था, ये आपके पास पल्मनरी वाल्व है और ये आपका था इन्फंडिब्यूलम, ठीक है। अब आपका इन्फंडिब्यूलम जी कुछ इस तरह का है, इतना नैरो करके, ठीक है। जो हमारे पास ब्लड की एंट्री का एरिया है वो कितना कम हो गया, जो ब्लड यहाँ से भी जा सकता था, यहाँ से भी जा सकता था, अब उसके पास सिर्फ इतना सा रास्ता है गुजरने के लिए। चलिए, जिसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया, ये आपका आ गया राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जो हमारा एंट्री का दरवाज़ा था वो मैंने आपको बताया जी वो बंद है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और भी रोल है, जो रास्ता आपका बंद होना चाहिए था वो खुला, ठीक है, जो खुलना चाहिए था वो बंद हुआ यूँ, जब यहाँ से ब्लड को रास्ता नहीं मिलेगा गुजरने का आपके पल्मनरी दरवाजे से, वो कहेगा अच्छा मेरे पास तो दरवाज़ा खुला है, मैं यहाँ से गुजरना शुरू करता हूँ। तो दो तो हमें यहीं पे याद हो गए, एक हो गया पल्मनरी स्टेनोसिस, एक हो गया वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, राइट। इसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे क्योंकि ब्लड देखें बहुत ज़्यादा इकट्ठा, जिस प्रेशर से उसे यहाँ से गुजर के निकल जाना चाहिए था वो उसे रास्ता नहीं मिल रहा। करते करते क्या है कि आपके राइट वेंट्रिकल को इतना ज़्यादा काम करना पड़ रहा है कि ये जिसकी वॉल होगी, ये आपके पास राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगी, ये दीवार इसकी जो है वॉल जो है वो इतनी मोटी होगी। थर्ड हमें डिफेक्ट पता चल गया। अच्छा, अब लेफ्ट वेंट्रिकल को क्या रोला पड़ा कि उसकी वॉल तो चले पहले से ही अच्छी खासी थिक थी, यहाँ पर जब ब्लड ज़्यादा हुआ आपके, अब यहाँ पे मसला आएगा आपके एओर्टा को, राइट। एओर्टा में से आप जी ना सिर्फ लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड गुजर है बल्कि राइट वेंट्रिकल भी गुजर है, तो इसकी वजह से इसकी ओवर राइडिंग हो जाती है ऑन योर सेप्टम, राइट, ऑन योर वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो चारों हम लोगों ने देख लिए क्या हुआ, इसको सीक्वेंस में देखते हैं जी। सबसे पहले आपको पल्मनरी स्टेनोसिस हुआ, ठीक है, आपके पास वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट प्रेजेंट है, यहाँ पे स्टेनोसिस की वजह से राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हुई और यहाँ पे ब्लड ज़्यादा होने की वजह से आपके पास ओवर राइडिंग ऑफ एओर्टा हो गया। वी डन विद दीज फोर। ये रही एक साफ वीडियो, ठीक है, ये साफ पिक्चर, सॉरी। इसमें आप देख सकते हैं जी, ये हो गया स्टेनोसिस, ये वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, थिक वॉल एंड राइडिंग ऑफ योर एओर्टा, राइट। अच्छा, अब समझने की ज़रूरत ये कि एक दो पॉइंट्स हैं, दो जो छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है कि आपके पास एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट भी हो सकता है, ठीक है, और कभी कभार जो एओर्टिक आर्च है वो हमारे पास राइट हो सकती है। बस ये दो बातें याद रखनी है। अब आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ हमारे वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट के बारे में। लेट मी रिन्यू इट। अच्छा, हम लोगों को तो वैसे पढ़ते पढ़ते ये लगता है ना, अच्छा जी क्या होता होगा कि जी ये वेंट्रिकुलर सेप्टम है तो जी सेप्टल डिफेक्ट क्या होता होगा, यूं करके जी इस तरह डिफेक्ट बन जाता होगा, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। आपका डिफेक्ट इस तरह करके होता है, ये ऊपर वाला पोर्शन, ठीक है, और ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये इधर जा रहा है। तो अब क्या है, आप अब इन दोनों को देखें, सोचें अगर ये एक लाइन के अंदर होते तो डिफेक्ट कितना कुछ होना था,
इतना सा, ठीक है। लेकिन इनकी अलाइनमेंट एक लाइन के अंदर नहीं होती, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके पास जो डिफेक्ट है, जो गैप है, जो रास्ता ब्लड को मूव करने का मिल रहा है वो ज़्यादा हो गया। ये एक इम्पॉर्टेंट बात याद रखने वाली। इसकी पैथोफिजियोलॉजी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है वो हमारे पास पल्मोनरी स्टेनोसिस है, ठीक है। जितना ज़्यादा पल्मोनरी स्टेनोसिस होगा उतना ज़्यादा हमारे पास शंटिंग होगी, उतनी ज़्यादा सायानोसिस होगी। अच्छा, अब जो चीज़ हमने समझनी है, जितनी ज़्यादा पल्मोनरी स्टेनोसिस होगी, ठीक है, उतना ज़्यादा ब्लड की शंटिंग होगी फ्रॉम राइट साइड टू द लेफ्ट साइड, और जितनी ज़्यादा मिक्सिंग होगी उतनी ज़्यादा सायानोसिस, और जितनी ज़्यादा सायानोसिस होगी उतनी ज़्यादा आपके पास साइन एंड सिम्टम्स उतने ज़्यादा एविडेंट होंगे। अच्छा, आमतौर पे जो पल्मोनरी स्टेनोसिस ही होता है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि अनटिल अनलेस आपके पास पल्मोनरी एट्रीजिया ना हो, यानी कि आपका वॉल्व बिल्कुल ही चिपक के बंद नहीं हुआ, तो आपके पास जो साइन एंड सिम्टम्स है वो थोड़ा टाइम लेते हैं डेवलप होते हुए, राइट। एट बर्थ आपको साइनोसिस नज़र नहीं आती क्योंकि एट्रीजिया नहीं होता, पल्मोनरी स्टेनोसिस होती है। लेकिन अगर एट्रीजिया होगा तो आपको एट बर्थ ही साइनोसिस नज़र आ जाएगी। तो हम एक स्टेटमेंट अगर याद कर सकेंगे, डिग्री ऑफ पल्मोनरी स्टेनोसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिग्री ऑफ राइट टू लेफ्ट शंटिंग, is directly proportional to the degree of cyanosis, and is directly proportional to the degree of dyspnea and clubbing and other symptom as well. Okay. अच्छा, अगर हम सिम्टम्स देख लें तो सबसे पहले जो सिम्टम हमने पढ़ा है वो क्या है? ज़ाहिर बात है आपको बच्चे के अंदर साइनोसिस नजर आएगी, राइट। अब देखें, क्योंकि ऑक्सीजनेशन बॉडी में सही नहीं हो रही तो उसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट भी सही तरीके से नहीं होगी, तो बच्चा आपका मेल नरिश्ड होगा, ठीक है। इसके अलावा हार्ट डिफेक्ट्स में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है सिम्टम वो होता है, ये साइन एंड सिम्टम में आ जाएगा, दैट इज़ योर क्लबिंग ऑफ नेल्स, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास बच्चा बहुत ज़्यादा डिस्नेक होता है, ठीक है। मतलब यूँ समझें कि वो ज़रा सा खेलेगा, ज़रा सा काम करेगा और उसको सांस फूलना शुरू हो जाएगा, और वो ना एक स्क्वाटिंग पोजीशन एक्वायर करता है। हालांकि ये इसके लिए कोई कह सकते हैं इसकी स्पेसिफिक सिम्टम नहीं है, लेकिन ये होता है कि हमें इसमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा स्क्वाटिंग पोजीशन एक्वायर करता है। उसकी भी मैं आपको रीज़न बताती हूँ ऐसा क्यों है। चलें, अच्छा इमेजिन कर लेते हैं ये आपका पास एक बंदा है, बहुत वैसे मैं गंदा सा एक बंदा बनाने वाली हूँ, लेकिन खैर ये होगी उसकी लेग्स और ये होगी उसके बाजू, ठीक है। अब हमें पता है यहाँ पे लेग्स के पास हमारे पास इलियक और फेमोरल आर्टरीज हैं, ठीक है। अब जब आप स्क्वाटिंग पोजीशन में जाएंगे, ठीक है, या जैसे यूँ समझें बच्चा लेट रहा है और ये उसकी नीज़ हैं, आपने नीज़ उसके पेट के साथ लगा दी, ठीक है, वो लेट के बेचारा। तो हुआ क्या है कि आपने इस जगह पे जब यानी कि फोल्डिंग कराई है ना, तो इसके दो फायदे होंगे। दो फायदों में सबसे पहला हमारे पास फायदा आप यहाँ से देखें कि जब वेन्स में क्या होगा, वेन्स का रिटर्न कम होगा, इन्फीरियर वेना केवा से कम रिटर्न जाएगा, ठीक है, कम ब्लड आपके पास राइट एट्रियम में जाएगा, ठीक है, और कम ब्लड होगा राइट वेंट्रिकल के अंदर। तो आप मुझे बताएं कि ऑब्वियसली वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, राइट। जब हमने ओवरऑल ब्लड का वॉल्यूम राइट वेंट्रिकल में अब कम कर दिया है तो हमारे पास प्रेशर भी कम हो जाएगा, ऐसा ही है। इसके अलावा क्या होगा, आर्टरीज पे प्रेशर पड़ने की वजह से क्या होगा कि आपके पास एओर्टा पे प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। आपके एओर्टा का जो ये एओर्टा जा रहा है, ठीक है, समझे, आपका एओर्टा जा रहा है, यहाँ पे क्या आपका प्रेशर ज़्यादा हो गया, ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे ये आपका प्रेशर पॉइंट, ठीक है। तो आपके पास जब प्रेशर ज़्यादा हुआ है एज ए रिजल्ट क्या होगा कि आपके पास जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, वही बात है, प्रेशर ट्रांसमिट होते 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 यहाँ पे जाएगा। तो अब मुझे बताएं, आपका लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर ज़्यादा हो गया, राइट वेंट्रिकल का प्रेशर कम हो गया, तो जो ये शंटिंग हो रही थी क्या अब ये कम नहीं हो जाएगी? बिल्कुल, ये शंटिंग कम हो जाएगी। और अभी मैंने आपको 3 इंपॉर्टेंट बताए थे 3 पॉइंट्स बताए थे। वो 3 पॉइंट ये थे, आपने अगर शंटिंग कम कर ली, ठीक है, अगर आपने शंटिंग कम कर लिया तो क्या होगा, उससे साइनोसिस कम हो जाएगी। जो बच्चा डिस्निक है
उसकी बेहतर कंडीशन हो जाएगी, उसका साइनोसिस कम होगा, उसकी ऑक्सीजनेशन बॉडी की बेहतर हो जाएगी पहले से। इसलिए स्क्वाट करते हैं बच्चे, या इसलिए जब हम आगे पढ़ने वाले हैं डेथ स्पेल में बच्चे हमारे पास आते हैं तो हम उनको इसी तरह लिटाते हैं कि बच्चों के नीज उनके पेट के साथ लगें, ठीक है। हमारे पास उनके पेल्विक में जो इलियक आर्टरीज हैं, ठीक है, इलियक वेन्स और फेमोरल आर्टरीज हैं, उन पे प्रेशर पड़े, और जो मैंने अभी आपको फिनोमेना बताया, इससे हमारे पास क्या हो कि शंटिंग कम हो। मेन हम जो सारा काम कर रहे हैं वो इस जो फसाद की जड़ है इसको कम करने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। प्रेशर गेम है सारी यहाँ पे। चलें जी, सबसे इम्पोर्टेंट इसके अंदर भी, टॉफ के अंदर भी एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो आपके टेट स्पेल्स हैं। टेट स्पेल्स को क्या कहते हैं? पैरोक्सिस्मल हाइपरसाइनोटिक अटैक्स, या ऐसे हम कहते हैं हाइपोक्सिक स्पेल्स, या ऐसे हम कहते हैं ब्लू स्पेल्स, राइट। ये रहे जी इसके 4 नाम। अच्छा, इन स्पेल्स के करेक्टरिस्टिक्स आपको बताती जाती हूँ। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये आपके फर्स्ट 2 इयर्स ऑफ लाइफ में, जब बच्चा आपका छोटा है, ठीक है। इसी वजह से इट्स एन इमरजेंसी सिचुएशन बहुत ज़्यादा, और इसको आपको डील करना आना चाहिए। आगे हम इसकी मैनेजमेंट में देखेंगे भी, ठीक है। बच्चा प्रेजेंट करता है तो बच्चे के अंदर कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स होते हैं वो देख लेते हैं। अच्छा, जब बच्चा प्रेजेंट करता है तो बहुत ज़्यादा वो रेस्टलेस होता है। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है कि बहुत ज़्यादा बच्चे को सांस चढ़ा होता है, ठीक है। साइनोसिस बहुत ज़्यादा, बच्चा बिल्कुल नीला होता है, साइनोसिस बढ़ जाती है, ठीक है। और बच्चा ऐसे सांस ले रहा होता है जैसे डूबते हुए नहीं, कोई सांस लेके, दे लाइक गैस्पिंग फॉर एयर, गैस्पिंग रेस्पिरेशन है, ठीक है। और कई बार इतनी बुरी कंडीशन हो जाती है कि बच्चे बेहोश हो जाते हैं, ठीक है। याद रखने वाली बात यह है इसमें कि बहुत ज़्यादा ये कंडीशन देखी जाती है अर्ली मॉर्निंग, ठीक है। क्योंकि आप देखें आपके पास सुबह सवेरे उठ के आपका सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेटेड है, ठीक है। या आप एक कह सकते हैं पैसिव कंडीशन से जो ही एक्टिव में आते हैं, ठीक है, आपका जो ब्लड फ्लो है वो ज़्यादा हो रहा है, तो इस वजह से भी है। अर्ली मॉर्निंग में या अगर बहुत ज़्यादा विग्रेस कराएंगे, ठीक है, तो उसके बाद हम देखते हैं कि बच्चों के अंदर ये टेस्ट स्पेल्स आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है मरमर के बारे में। लेकिन जो मरमर का पॉइंट है वो मैं एक ही दफ़ा मरमर में डिस्कस करूँगी, ठीक है। अच्छा, अभी तक हमने 4 क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देख लें। एक साइनोसिस, मेलनरिश्ड है, बच्चा डिस्निक है, और क्लबिंग है, ठीक है। बच्चे की जो पल्स होती है वो नॉर्मल होती है, इट्स नॉर्मल, ठीक है। फिर अब अच्छा, अब क्या होता है कि जो हेमीथोरेक्स है ना लेफ्ट साइड पे, वो सामने की तरफ थोड़ा सा बल्ज कर रहा होता है, और इस बल्जिंग की वजह ये है, ज़ाहिर बात है, आपका राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हुआ है, तो वो एक प्रेशर डाल रहा है आपके एंटीरियर थोरैसिक वॉल के ऊपर। तो जो 5वीं चीज़ है वो क्या है आपका लेफ्ट हेमीथोरेक्स, वो बल्ज किया हुआ है, उसकी बल्जे कोई भी एंटीरियरली, ठीक है। प्लीज़ आपको पता हो कि लेफ्ट हेमीथोरेक्स की तरफ है आपका राइट वेंट्रिकल, आप ये ना आप बता रहे हो जी राइट साइड बल्ज करिए, ऐसा नहीं है। अच्छा, इसका एक बहुत इम्पोर्टेंट साइन है जी आपके पास, वो है पैरास्टर्नल हीव या लिफ्ट या थ्रस्ट, ठीक है। क्या होता है? इट्स अ प्रीकॉर्डियल इम्पल्स, जो आपके पेशेंट के आप चेस्ट पे हाथ रखें तो आपको वहाँ भी फील हो सकता है, ठीक है। तो जी नंबर 6 आ गया हमारे पास। ओह माय गॉड, ये आपके पैरास्टर्नल हीव है, थ्रस्ट आ गया। अच्छा जी, ये आपके पास मेन साइन एंड सिम्टम्स हो गए जो आपने याद रखने हैं। अच्छा, एक चीज़ याद रखने वाली है कि आप देखें, ऐसा नहीं है कि इस सारे शंटिंग वगैरह की वजह से जो टोटल हार्ट लोड है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, या वॉल्यूम वर्क जो है वो हार्ट का बहुत ज़्यादा हो गया, ऐसा नहीं होता। तो इस वजह से, इस रीज़न के कारण जो हार्ट फेलियर है वो हमारे पास नहीं होता टॉफ के अंदर। अब हम देख लेते हैं जी हम डायग्नोसिस किस बेसिस के ऊपर करते हैं, ठीक है जी। डायग्नोसिस में हमारे पास 3-4 मेन पॉइंट्स हैं, जिसमें नंबर 1 पे हम देखते हैं हमने ब्लड काउंट कराना, नंबर 2 पे हमने कराना है आपके पास चेस्ट एक्सरे, नंबर 3 पे आपने कराना है ECG, आप इको भी करवा सकते हैं, ठीक है।
इको की तरफ जा सकते हैं। इसके अलावा आप कराते हैं कार्डियक कैथेटराइजेशन। ऑलराइट, ये मेन चीज़ें जो अपने डायग्नोसिस के लिए कराने हैं। 5 पॉइंट हैं, इनको रटना है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम एक एक की डिटेल देख लेते हैं। अच्छा, ब्लड काउंट से पहले इसकी चीज़ समझ लेते हैं। देखिए हमारे पास मिक्सिंग हो रही है, ऑक्सीजनेशन टोटल जो है वो ब्लड की कम हो गया है, ठीक है। तो बॉडी को तो यही लगेगा, ओह शायद मेरा ब्लड लॉस हो गया, मेरे पास आरबीसी नहीं है, मेरे पास शायद हीमोग्लोबिन नहीं है। तो बॉडी एज अ कंपनसेशन क्या करेगा, अच्छा उसे लगेगा अच्छा मेरे पास शायद ना आरबीसी नहीं है, मैं इस तरह करता हूँ, मैं ढेर सारे आरबीसी बना देता हूँ। तो ऑक्सीजनेशन नहीं है, ठीक है, एरिथ्रोपोइटन आएगा। आपके पास क्या होगा कि आरबीसी काउंट भी आपका बढ़ जाएगा, हेमाटोक्रिट भी बढ़ जाएगा और आपका हीमोग्लोबिन भी। लेकिन आप फिर भी देखो ओवरऑल ब्लड की जो ऑक्सीजनेशन है वो कम ही रहेगी, तो अनीमिया भी होगा। तो इस वजह से आपके ब्लड काउंट के अंदर आपका एचपी, आपका हेमाटोक्रिट और आपके आरबीसी, इन तीनों का नंबर बढ़ जाएगा, ठीक। अच्छा, अब हम नेक्स्ट देते हैं, दैट्स योर चेस्ट एक्सरे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, चेस्ट एक्सरे के अंदर आप ये देखें जो ये हार्ट का है एपेक्स, ये वाला एरिया, ठीक है, दिस इज द एपेक्स। तो एपेक्स देखें डायाफ्राम पे नहीं, ये उठा हुआ है, ठीक है। और आप ये देखें कि आपको ये पल्मोनरी पोर्शन के अंदर एक कनकैविटी नज़र आ रही है, ऐसा ही है। तो ये देखें ये एक बूट से रिजेंबल कर रहा है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक पॉइंट कि आपको चेस्ट एक्सरे पे बूट शेप हार्ट नज़र आता है, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर क्या फाइंडिंग आ गई, बूट शेप्ड हार्ट, ऐसा ही है। चलें जी, मुझे बहुत अच्छी पिक्चर मिली है। ये आप देखें एपेक्स क्या है, रोटेटेड सुपीरियरली, राइट। फिर आपको ओलिगीमिया मिल रहा है। ओलिगीमिया ये होता है कि आपके पास जो पल्मोनरी वास्कुलर मार्किंग होती है वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि हाइपोवोलीमिया की वजह से अब क्यों क्या हो रहा है कि जब पल्मोनरी फ्लो नहीं है, आपके लंग्स में ब्लड सही तरीके से नहीं जा रहा, तो आपकी वेजल्स कोलैप्स कर जाएंगे। इसे कहते हैं ओलिगीमिया, राइट। इसको वेस्टरमार्क साइन भी कहते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे देखें इनलार्ज एओर्टा आपको मिल रहा है और यहाँ पे आपको पल्मोनरी आर्टरी सेगमेंट की कनकैविटी भी मिल रही है। वही 4 पॉइंट्स, ये चारों याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो हम क्या कहेंगे जी, हमें ओलिगैमिक लंग फील्ड्स मिल रही हैं। इसके अलावा हमारे पास क्या मिल रहा है, हमें enlarged, sorry guys for my typing is like really bad, enlarged aorta मिल रहा है। इसके अलावा हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रही है आपके पास कनकैविटी। कनकैविटी कहाँ मिल रही है, इन पल्मोनरी पोर्शन, ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं ईसीजी फाइंडिंग्स ऑफ द टॉफ। ईसीजी फाइंडिंग के लिए सबसे पहले हम दो चीज़ें समझते हैं। हमारे पास लीड्स कौन कौन सी होती हैं, V1 and V2, V3 and V4, then we got V5 and V6। अब जनरल आपने पहले ये चीज़ समझते हैं, V1 और V2 नॉर्मली क्या होता है, दे आर, गिव मी अ सेकेंड। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि ये दोनों लीड्स जो हैं वो नॉर्मली क्या होती हैं, नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव होती हैं इन किड्स। और जो हमारे पास V5 और V6 होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं बच्चों के अंदर, हमारे पास देखें V1, V2, V3, V4, V5, V6 लीड है, राइट। V1 को देखिए पॉजिटिव है, ये हमारे पास राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी यानी कि राइट जो है डेविएशन शो कर रही है, ठीक है। अब V5 और V6 को देखें नेगेटिव है, ये हमारे पास फाइंडिंग आएंगी टॉफ की ईसीजी के अंदर। इसके लिए हम क्या करेंगे, एडिक्वेट हाइड्रेशन। इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि हमारे पास हीमो कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगी, जिसकी वजह से ये जो वास्कुलर इवेंट हो रहा है, स्ट्रोक हो रहा है, इसके चांसेस हम कम कर सकते हैं।
ठीक है, तो आपने क्या किया, हाइड्रेशन उसकी अच्छी की। नेक्स्ट देखें ब्रेन एब्सेस। ब्रेन एब्सेस के लिए हम क्या करेंगे, हम देंगे एंटीबायोटिक और साथ हम करेंगे ड्रेनेज। ठीक हो गया। थर्ड हमारे पास जो कॉम्प्लिकेशन आ रही थी दैट आर बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस। ठीक है, इसके लिए अब हम क्या करेंगे, गिव मी अ सेकंड प्लीज। अच्छा, बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस के लिए अब हमने ये करना है कि हम इसका प्रोफाइलैक्सिस कराएंगे। ठीक है, प्रोफाइलैक्टिक हमने एंटीबायोटिक्स देनी है। ठीक है, प्रोफाइलैक्टिक ट्रीटमेंट करना है। और साथ याद रखें एंडोकार्डाइटिस और बैक्टीरियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी ओरल हाइजीन का ख्याल रखें, क्योंकि अगर आपकी ओरल हाइजीन ठीक नहीं है तो यही बैक्टीरिया आपको पहले ही दिल का मसला है तो फिर आपको जी बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस कराने के लिए यही काफ़ी हो जाएंगे। अच्छा जी, फिर साथ हमारे पास क्या है, पॉलीसाइथीमिया हुआ। ठीक है, हमारे पास आरबीसी बढ़ा था, हेमाटोक्रिट बढ़ा हुआ था और एचबी बढ़ा हुआ था। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमने मेंटेन करना है एचबी को और हेमाटोक्रिट को इन नॉर्मल रेंज। ठीक है, हमने उसकी मेंटेनेंस करानी। इसके बाद पॉलीसाइथीमिया के लिए हम क्या कर सकते हैं, पॉलीसाइथीमिया के लिए हमने करना है बड़े मज़े के एक स्लाइड, it is phlebotomy या इसे हम कहते हैं partial exchange transfusion। ठीक है, और ये हमने किसके लिए किया है, पॉलीसाइथीमिया के लिए। इसके बाद जो दो हमारे पास डिफेक्ट्स आ रहे थे कि ये न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से जो हमारे पास रिलेटिव एनीमिया हो रहा है या आपकी ग्रोथ सही से नहीं हो रही, इसके लिए हम क्या करें, आप उसका जो डिफेक्ट आएगा उसे जल्दी जल्दी कोशिश करें उसकी करेक्शन करें। ठीक है, और आप इंक्रीज कर दें कैलोरिक इनटेक। ठीक है, जो हमारे पास साइकोसोशल प्रॉब्लम्स आ रहे थे इनके लिए हम क्या कर देंगे, एंड दिस स्टेप इज गोइंग टू बी योर काउंसलिंग। ठीक है, आपने बच्चे की उसके पेरेंट्स के काउंसलिंग करनी है। ये तो आ गया हमारे पास कॉम्प्लिकेशन के, लेकिन आप हमने थोड़ा सा उसके साइन एंड सिम्टम्स को भी तो मैनेज करना है। लाजमी तो नहीं है कि हमारे पास सारे जो भी पेशेंट आएंगे हमने उनको सिर्फ मैनेजमेंट उनकी कॉम्प्लिकेशन के लिए करना है। सही बात है, जब बच्चा आया था तो वो ब्रेथलेसनेस के साथ है, हमने उसको भी देखना है। ठीक है, मेल नरिशमेंट के साथ हमने उसको भी देखना है। अब हमने उसकी जो ऑक्सीजन कंजम्पशन उसे कम कराने के लिए हम क्या करेंगे, अच्छा तो हम अब क्या करेंगे कि ऑक्सीजन उसकी कंजम्पशन सही बात हमने लिमिट करनी है, तो हमने उसकी टेम्परेचर मेंटेनेंस करनी है। ऐसा ही है। अब क्या है कि बच्चा ज़ाहिर बात है सिंकपी में जा सकता है, तो हमने उसको हाइपोग्लाइसीमिया से बचाने के लिए भी क्या करना है, उसके ब्लड ग्लूकोज लेवल को मॉनिटर भी करना है और साथ मेंटेन करते रहना है। ठीक है, अब ये एक्सरसाइज टॉलरेंस हमने लिखा है, लेकिन ये कि हम ओवरऑल उसकी जो कैपेसिटी है वर्क करने की उसे बेहतर हमने करना है, तो हम क्या करेंगे, आयरन सप्लीमेंट्स दे देंगे। चलें जी, अब हम आ जाते हैं मैनेजमेंट ऑफ डेड स्पेल्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चंस में भी आता है, हमें पता होना चाहिए और इन सीक्वेंस पता होना चाहिए। ठीक है, जस्ट नॉट अबाउट कि आप रैंडमली याद कर लें। सबसे पहले बच्चा है जी सही बता हाइपरटोनिक होगा, रेस्टलेस होगा, साइनोटिक स्पेल्स होंगे, तो आपने सबसे पहले उसकी ऑक्सीजन इनहेलेशन को करना है। फिर आपने नी चेस्ट पोजीशन करनी है उसकी, मैंने आपको उसकी रीजनिंग बता दी है। फिर आप मॉर्फिन सल्फेट देंगे। मॉर्फिन सल्फेट से क्या होगा कि उसकी एंग्जाइटी कम होगी, जिससे जो उसका सिंपैथेटिक ड्राइव या एक्टिवेशन है वो कम हो जाएगी, तो इट्स वेरी हेल्पफुल। ठीक है, ये कम हो जाएगा। फिर आप क्या देंगे, अच्छा ये आपने याद रखनी है ये चीज़ 0.1 mg/kg, और आपने इसे देना क्या है, आईवी। फिर आप आईवी में ही देंगे क्या, 1 to 2 mg सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, फिर आप देंगे आईवी फिनाइलेफ्रीन। फिनाइलेफ्रीन क्या कहता है, आपके पास जो आपका सिस्टेमिक रेजिस्टेंस है,
ठीक है, इसको कम करता है, राइट। उसके बाद हम ले लेते हैं आपके पास बीटा ब्लॉकर एजेंट है प्रोपानोलोल, ठीक है, प्रोपानोलोल लेंगे। अब अगर ये सारे मेजर्स करने के बाद भी आपका बच्चा ठीक नहीं हो रहा तो हम डाल देंगे उसे वेंटिलेटर के ऊपर, और फिर वेंटिलेटर की अपनी कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट के ऊपर। सर्जरी में दो तरीके की मैनेजमेंट हम कर सकते हैं, एक होती है पैलिएटिव सर्जरी, एक हम करेंगे करेक्टिव सर्जरी। पैलिएटिव सर्जरी ये है कि हमने थोड़ी देर के लिए एक ऐसा प्रोसीजर किया हुआ है, यानी कि ट्रांजिटरली वो हमारे पास शंटिंग को कम कर देगा, ठीक है, तो उससे हमारे पास जो सिम्टम्स है वो बेहतर हो सकते हैं, ठीक है। करेक्टिव तो फिर अपने करेक्शन करनी है, लेकिन ये मुश्किल प्रोसीजर है। पैलिएटिव में हम सबसे पहले देख लेते हैं। पैलिएटिव में जो हमारे पास सबसे पहला प्रोसीजर दिया हुआ है दैट इज़ बीटी शंट। इसे ब्लालॉक टॉसिंग शंट भी कहते हैं। लेट मी शो यू। तो फर्स्ट हो गया बीटी शंट, ये रही इसकी पिक्चर। इसमें हम क्या करते हैं कि राइट सबक्लेवियन को हम जोड़ देते हैं पल्मोनरी आर्टरी के साथ। तो राइट सबक्लेवियन टू पल्मोनरी आर्टरी स्टेनोसिस एनास्टोमोसिस करते हैं। फिर बीटी शंट के बाद नेक्स्ट जो शंट है दैट इज वाटर स्टन शंट। वाटर स्टन शंट, ठीक है। अब वाटर स्टन शंट में क्या करते हैं, हम असेंडिंग एओर्टा को पल्मोनरी आर्टरी के साथ उसका एनास्टोमोसिस कराते हैं, असेंडिंग एओर्टा विद पल्मोनरी आर्टरी। अच्छा जी, जो थर्ड हमारे पास शंट आता है इसे हम कहते हैं पॉट्स शंट। जी, पॉट्स शंट की एक बहुत खूबसूरत पिक्चर मुझे मिली है कि हम क्या करते हैं, जो डिसेंडिंग एओर्टा होता है और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, इनके दरमियान एक शंट क्रिएट कर देते हैं। अच्छा, अब हम देख चुके थे 3 टाइप ऑफ शंट्स, उनके अब कॉम्प्लिकेशन देख लेते हैं। क्या होता है, साइक्लोथोरिक्स हो सकता है कि वो जो कायल आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में बनता है वो आपकी चेस्ट कैविटी में एक्यूमुलेट हो रहा है, या आपका डायफ्राम का प्रॉब्लम हो सकता है, पैरालिसिस, हॉर्नर सिंड्रोम हो सकता है, डिमिनिश्ड कार्डिक पल्स हो सकती है, आर्म लेंथ डिस्क्रिपेंसी हो सकती है, ठीक है। तो आप बस 2-3 याद रख लें, साइक्लोथोरिक्स हो गया, हॉर्नर सिंड्रोम, डायफ्राग्मेटिक पैरालिसिस, तो दैट्स एनफ। अब आ जाते हैं करेक्टिव सर्जरी में। करेक्टिव सर्जरी में क्या करेंगे हम, इसमें आपको पता है कि जो लेट मी ड्रा कि ये आपके पास वेंट्रिकल था, ठीक है, राइट वेंट्रिकल, और ये आपका रहा लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो ये जो डिफेक्ट है इसे हम ठीक करेंगे, इसको क्लोज करेंगे। जो पल्मोनरी आउटफ्लो की ऑब्स्ट्रक्शन थी इसको हम खोलेंगे। इससे हमारे पास मसला क्या आ सकता है, सही बात है, आप हार्ट के साथ इंटरफेयर कर रहे हैं तो आपके पास जो राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है वो हो सकता है, या प्री मेच्योर वेंट्रिकुलर बीट्स हो सकते हैं। ये चीज़ें आपने याद रखनी है क्योंकि आप हार्ट की वॉल्स के साथ इंटरफेरेंस कर रहे हैं। तो दैट्स आवर टॉपिक फॉर 12। अब हम इसके क्वेश्चंस देखते हैं। यहाँ अभी वीडियो लंबी हो गई है तो हम इसके क्वेश्चंस और एमसीक्यूज नेक्स्ट वीडियो में